नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बंगाल में लोकतंत्र की हो रही हत्या की, गणतंत्र को गणतंत्र बनाने की साजिश की, बंगाल की ममता सरकार द्वारा हिंदुओं के मताधिकार को बाधित कर उसे छीनने के कुत्सित प्रयास की। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में 24 परगना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बंगाल में वोट जिहाद चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राम भक्तों को राम का नाम नहीं लेने देती और बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जा का नागरिक बनाकर रख दिया गया है। प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दिया जा रहा है। ये बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी। लोगों को लग रहा था कि ये चुनाव के दौरान कही गई बातें हैं, लेकिन इसके सारे सबूत भी उस दौरान भी थे और आज भी है। प्रधानमंत्री की जनसभा से पहले फर्रुखाबाद के कांग्रेस प्रत्याशी मरियम आलम ने अल्पसंख्यक वोटरों को वोट जिहाद करने की अपील कर पूरे चुनाव को सांप्रदायिकता के आधार पर, हिंदू और मुसलमान के आधार पर दो वर्गों में विभाजित कर दिया था। लेकिन वोट जिहाद की असली तस्वीर सामने आई है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद इसकी तरफ लोगों का ध्यान धीरे धीरे जाना शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा सत्ता संरक्षित हिंसा तो सब देख रहे थे, लेकिन उस हिंसा को लोग नहीं देख पा रहे थे जो लोकतंत्र के खिलाफ हो रही थी। लोगों को पोलिंग स्टेशन पर जाने से रोका जा रहा था और यह खबर सुदर्शन न्यूज ने पहले भी दिखाई थी। फर्जी वोटर और बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं को वोटर लिस्ट में शामिल कर डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश को भी सुदर्शन न्यूज बड़े ही प्रामाणिकता के साथ पहले से दिखाता रहा है। लेकिन बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में गणतंत्र की हत्या के जो सबूत सोशल मीडिया और माननीय राज्यपाल सीवी आनंद बोस को सौंपे हैं, वो आंखें खोल देने वाली है। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सरकार पर चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों की जो लिस्ट सार्वजनिक की है, वो चौंकाने वाली है। पार्टी के बूथ एजेंट से लेकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर तक सभी के सभी अब्दुल और सलीम के परिवार वाले। शुभेंदु अधिकारी ने इस चुनाव अधिकारियों पर निष्पक्ष चुनाव कराने की संवैधानिक निष्ठा पर सवाल करने के साथ साथ माननीय राज्यपाल से शिकायत भी की है। चुनाव प्रक्रिया में खास तौर से अल्पसंख्यक वर्ग को जिम्मेदारी सौंपने के साथ साथ टीएमसी के दबंग कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं को मतदान केंद्र पर जाने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने से भी रोका और इसके भी प्रमाण हैं। बीजेपी ने ऐसे हिंदुओं की एक सूची तैयार की है और एक पोर्टल भी बनाया है जिसमें हिंदू मतदाता अपनी व्यथा दर्ज करा सकते हैं और दुनिया को बता सकते हैं कि कैसे बंगाल में उनके मताधिकार को ममता सरकार ने छीन लिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की कंस्टिट्यूएंसी डायमंड हार्बर से हिंदू मतदाताओं ने सुदर्शन न्यूज को अपनी शिकायतें दर्ज करवाई थी और उस दौरान हमने इसे दिखाया भी था और कहा था कि टीएमसी के गुंडों ने उनके मोहल्ले के हर घर में जाकर धमकी दी थी और कहा था कि वो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने बूथ तक आए यदि तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा, जिसकी खबर हमने दिखाई थी सुदर्शन न्यूज पर। और ममता सरकार के खिलाफ हमने चुनाव आयोग को भी कहा था कि संज्ञान ले। ममता सरकार के रवैये से परेशान शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार के सबका साथ सबका विकास के दर्शन को भी चुनौती दे दी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी इस बात से यू टर्न भी ले लिया। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे और अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं से छीन लिया गया है उसका मताधिकार, क्या बंगाल में बीजेपी का सबका साथ सबका विकास के दर्शन को जोरदार झटका लगा है, क्या बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ टीएमसी करती रहती है हिंसा। करेंगे चर्चा। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने जो बातें कही है वो भी आपको दिखाएंगे। फिर मेहमानों से परिचय कराने के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। साजिश रची गई, इसके लिए ममता बनर्जी ने पोलिंग स्टेशन पर मुस्लिम समुदाय के अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया। 4টে বিধানসভার উপনির্বাচনে নতুন ট্রেন্ড, হিন্দুদের ভোট দিতে দেব না, হিন্দুদের ভোট দিতে দেব না। রানাঘাট সাউথ, বাগদা, মানিকতলাই কাছেই কলকাতার, এইখান থেকে 3-4 কিলোমিটার হবে। এখানে কোনো ভোটারকে, হিন্দু ভোটারকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। এ খুব অ্যালার্মিং। আমরা সংবিধানের হেডকে বলেছি
बीजेपी ऐसे वोटर्स का नाम शुभेंदु अधिकारी ने क्या बयान दिया है, एक बार शुभेंदु अधिकारी को भी सुनते हैं। उसके बाद सेव डेमोक्रेसी के पोर्टल पे क्या आया है और उससे पहले हमारे पास क्या आया था वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले शुभेंदु अधिकारी को सुनते हैं। जो हमारे साथ, हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন, जय श्री राम। तो अल्पसंख्यक मोर्चा को होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी ने कहा। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी इस बयान से यू टर्न ले लिया और उन्होंने कहा कि हमारी बात को तोड़ मरोड़ के बोला जा रहा है। खैर, उनकी पीड़ा समझी जा सकती है, जो भी बात उन्होंने कही उसके पीछे की जो बात है वो समझी जा सकती है कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा। करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो कुछ मेहमान हैं उनसे मैं आपको परिचय करा दूं। नाजिया इलाही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है हमारे साथ। इसके अलावा अंश राय टीएमसी के नेता हैं और अमितोष पारिक वीएचपी के प्रवक्ता के तौर पे, असगर खान मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हैं। सभी चारों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं नाजिया इलाही जी से करूँगा, बीजेपी से करना चाहूँगा। नाजिया जी, जिस तरीके की बात और शुभेंदु अधिकारी ने कही है कि वहाँ पर हिंदुओं के मताधिकार को छीना जा रहा है और जिस तरीके से लोगों को डरा धमका करके पोलिंग बूथ तक पहुंच नहीं पाए लोग, इस तरह की बात की जा रही थी। और लोकसभा चुनाव के दौरान डायमंड हार्बर से हमारे पास, उस दौरान भी हमने लाइव भी उस खबर को दिखाया था। मैं खुद उस रिपोर्ट को देख रहा था और उसी पर मैं लाइव भी कर रहा था कि वहाँ पर हिंदुओं के मोहल्ले में जाकर के टीएमसी के लोगों ने कहा था, खासतौर पर वो बाहर से जो कि पूर्वांचल के जो लोग थे उनको धमकाया गया था और कहा था कि आप पोलिंग स्टेशन तक नहीं आए, आपके वोट डाल दिए गए हैं। क्या आपको लगता है कि बंगाल में हिंदुओं के वोट को, उन हिंदुओं के मताधिकार को टीएमसी जब्त कर रही है, छीन रही है? सिर्फ हिंदुओं के वोट और हिंदुओं के मत अधिकार को नहीं, बल्कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ रिलीजन को भी छीन चुकी है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार। मैं मुसलमान हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ और अपने इस्लामिक रिचुअल और इस्लामिक प्रथाओं को बहुत अच्छे से पालन करती हूँ और पश्चिम बंगाल से लेकर के पूरा भारत बहुत अच्छे से इस बात को जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। अब मेरा पूछना ये है कि क्या सबका साथ सबका विकास हुआ नहीं? क्या मुसलमान प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ नहीं उठाए? बिल्कुल उठाए। लेकिन जब चोपड़ा में एक मुसलमान बेटी को नंगा परेड कराया गया 2 किलोमीटर, उसके साथ गैंगरेप किया गया और उसके न्यूड पिक्चर्स को वायरल किया गया, तो मुसलमान कहाँ था? मौलाना शफीक कहाँ थे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ था? असदुद्दीन अवैसी कहाँ थे? तौकीर कहाँ था? ये सारे मुसलमान क्लेरिक और प्रीचर कहाँ थे? और श्रीमती ममता बनर्जी कहाँ थी, जो मुसलमानों की मसीहा बनती हैं? और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते करते ममता बनर्जी थकती नहीं है। सर पर दुपट्टा रख करके मर्दों की भीड़ में चली जाती हैं, ईद की नमाज में मर्दों की भीड़ में। क्या हमें अनुमति है? नहीं, हमें अनुमति नहीं है। जब मैं मस्जिद गई थी, टिप्पू सुल्तान मस्जिद, तो मुझे कहा गया कि मैं नौटंकी कर रही हूँ। मतलब एक मुसलमान बेटी जो अल्लाह के घर मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने की कोशिश करती है और वो नमाज पढ़कर आती है तो उसको नौटंकी का नाम दिया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब 3 तलाक की पीड़िता यहाँ पर जल रही थी, यहाँ पर कुचली जा रही थी और जिसको मैं एज अ काउंसिल लेकर के सर्वोच्च न्यायपालिका गई थी, तो ये ममता बनर्जी कहाँ थी और ये मुसलमान मसीहा कहाँ थे और ये मुसलमान कहाँ थे? जब हलाला और पॉलीगेमी और निकाह मसीहा से हमारी मुसलमान बेटियां पश्चिम बंगाल में मर रही थी, कुचल रही थी, एड़ियों के नीचे कुचली जा रही थी, तो मैं एज अ काउंसिल 2019 में सर्वोच्च न्यायपालिका लेकर के गई थी, तो ममता बनर्जी कहाँ थी? कहाँ है वो ममता बनर्जी? हमारा दुर्भाग्य है, हमारी बदनसीबी है, हम बहुत बदकिस्मत है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद जब कालियागंज और हासखाली में बेटियों का, छोटी छोटी माइनर बच्चियों का जब बलात्कार होता है तो हमारी महिला मुख्यमंत्री सामने आकर के ये कहती हैं कि नहीं प्रेग्नेंट थी, नहीं लव अफेयर था। जब नासिर खान और खादिर खान, 2 भाई मुसलमान मिल करके सूजन जॉर्डन एक क्रिश्चियन का बलात्कार करता है तो हमारी मुख्यमंत्री कहती है ना साजानो घटना, इटा तो साजानो घटना, मतलब सजी हुई घटना है। और काकोली दस्तीदार जो अभी फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुई है, वो कहती हैं कि वो क्रिश्चियन लड़की थी ना, पैसा ज्यादा मांगी थी और मुसलमान लड़का दिया नहीं, इसलिए बेचारी को फंसा दिया गया है। तो यहाँ पर महिलाओं की इज्जत कहाँ पर है?
कहाँ पर है? और मुसलमान बेटियों की इज्जत कहाँ पर है? जबकि सर्वोच्च न्यायपालिका ने 2021 में ही मुसलमान बेटियों को मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है, तो फिर यहाँ पर मुसलमान बेटियों के लिए क्यों नहीं मस्जिद का दरवाजा खुला है? और ममता बनर्जी जो खुद को ब्राह्मण घर की मेয়ে बोलती है, ब्राह्मण घर की बेटी बोलती है, उनके लिए क्यों दरवाजा खुला है? हमें सबके साथ की जरूरत है, हमें सबके विकास की भी जरूरत है, लेकिन विश्वास की जरूरत मुसलमानों की नहीं है। वो मुसलमान जो दाढ़ी और टोपी लगा करके चोपड़ा की मुसलमान बेटी के न्यूड परेड पर अपना मुंह नहीं खोल पाए, ऐसे मुसलमान ढोंगी, ऐसे मुसलमान चिटिंगबाज, ऐसे मुसलमान पाखंडी की हमें जरूरत नहीं है, जो ममता बनर्जी के बगल में जय बांग्ला का आवाज और स्लोगन लगाते हैं और नारे तकबीर भूल जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर दुर्गा पूजा का विसर्जन क्यों रोका गया और मुहर्रम का जुलूस की अनुमति क्यों दी गई? मैं पूछना चाहती हूँ कि मुहर्रम के लिए कॉरिडोर क्यों बनाया गया, लेकिन राम भक्तों के लिए रामनवमी में कॉरिडोर नहीं बनाया जाता है, उनको तो दंगाबाज का नाम दे दिया जाता है। नाजिया ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें आपने कही, लेकिन जो अभी जो मसला शुभेंदु अधिकारी ने उठाया रायगंज के उपचुनाव को लेकर के, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किए, जो तथ्य उन्होंने सामने रखे हैं, राज्यपाल को भी उन्होंने दिया है और सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया है उन्होंने, मैं चाहूँगा कि उस पर आपकी टिप्पणी हो। लेकिन अब अंश राय, आपने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं टीएमसी पे और जो मुस्लिमों पे, मैं दोनों के जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है मैं उनसे एक बार जाऊँगा, अंश राय के पास में एक बार जाऊँगा। अंश राय, अगर नाजिया इलाही ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं आपकी सरकार पे, आपकी मुख्यमंत्री पे, और जो शुभेंदु अधिकारी ने जो गंभीर बातें, जो गंभीर आरोप लगाए कि वहाँ पर डेमोक्रेसी को खतरा है, गणतंत्र को गणतंत्र में बदल दिया गया है, वहाँ पर वो लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, इस तरह की पूरे प्रामाणिकता के साथ उन्होंने इस बात को कही है, क्या कहेंगे आप? नमस्कार आपका पहले, सबसे पहले जी, और जो भी प्रवक्ता है उन सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, जो बीजेपी का प्रवक्ता भी नाजिया जी बोल रही कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को वोट देने नहीं दिया था, उनके नेता, विरोधी दल के जो नेता है शुभेंदु अधिकारी जी बोल रहे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर हिंदू लोग वोट यहाँ पे नहीं देते, ठीक ना, आरोप लगाया जा रहा है, तो आप पहले अपनी बीजेपी खेमे में आप देख लीजिए कि जिस जगह आप सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई करवाना चाहते हैं, धर्म में बांटना चाहते हैं, अयोध्या का रिजल्ट क्या है? झूठ बोल रहे हैं आप। अयोध्या से बीजेपी क्यों हारी? न्यूज पर इतने बड़े न्यूज पर आप झूठ बोल रहे हैं। आज अयोध्या से हार ही नहीं, और खास करके 2019 में नाजिया मैं आऊंगा जिस तरह से भाजपा ने और उनके नेता नरेंद्र मोदी जी हम लोग अभी बंगाल पे चर्चा कर रहे हैं, हम लोग अभी बंगाल पे चर्चा कर रहे हैं, आप लोग पश्चिम बंगाल के जनता आ गई, आप लोग बंगाल की बात को हल्का करने के लिए, पश्चिम बंगाल की जनता उनको अच्छी तरीके से भाजपा वाले को हर एक नेता को पहचान चुकी है कि यहाँ पे सिर्फ धर्म से लड़ाने का काम किया जाता है। हिंदी मुस्लिम में लड़ाया जाएगा, बंगाली बिहारी में लड़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ की जननेत्री ममता बंदोपाध्याय की पूरे पश्चिम बंगाल की जनता ने 2019 से 2024 में 22 से 29 सीट जिताई है, और उसके बाद वही जनता, पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बंदोपाध्याय के कामों को देखते हुए, उनसे श्रद्धा करते हुए इलेक्शन हुआ। आपने अभी देखा कुछ दिन पहले 2 बाई इलेक्शन हुआ, दोनों सीटें ममता बंदोपाध्याय को वोट देकर यहाँ की जनता ने जिताया। इसके बाद रिसेंटली आप आपको देख लीजिए, जो बाई इलेक्शन हुआ चारों से ममता बंदोपाध्याय की पश्चिम बंगाल की जनता ने दी है। अगर आप बताइए, उसी चार सीट पे सवाल है ना अंसराय, उसी 4 सीट पे सवाल है, उसी 4 सीट जैसी उपचुनाव के 4 सीट के जो आप परिणाम आए हैं, उस परिणाम के जो आंकड़े दिए गए हैं, उसी पे सवाल पूछा जा रहा है। अंसराय आप सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, ये जो आप 4 सीट जो उपचुनाव की बात करें, उसी पे तो सवाल है। उन्होंने कहा कि वहां पर लाखों हिंदुओं को वोट डालने के लिए नहीं दिया गया, और ये तो प्रमाण है क्योंकि हमने चुनाव के दौरान भी वो घटनाएं दिखाई थी जो डायमंड हार्बर से आई थी हमारे पास। वहां पर आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर के लोगों को कहा था, हिंदुओं को, कि आप लोग मोहल्ले से नहीं निकलेंगे, वोट देने के लिए नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो परिणाम बुरा होगा, और लोग नहीं डाले थे वोट वहां पर। तो इस तरह की शिकायतें आई थी, हमने टेलीविजन पे दिखाया था, और आज जो है वैसा ही सबूत इन्होंने दिए हैं वहां पे। जी नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा किसी भी एक एरिया में, पर पर्सनली आप एक एरिया को बता रहे हैं, तो ऐसा हम लोगों के पार्टी की तरफ से हम लोग नहीं देते। अभी जो रायगंज के जो अभी हम लोग दिखा रहे हैं, रायगंज में जो कहा गया कि सारे पोलिंग एजेंट से लेकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर तक सारे के सारे मुसलमान रखे आपने, ताकि जो हिंदू जो है वोट जब डालने के लिए आए तो उसमें डिले कराया जाए, उनकी वोटिंग कम हो, इसके पूरे इंतजाम सरकारी तरफ से किए। अच्छा, आप खुद एक बात बताइए
बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि एजेंट मुसलमान रखें, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुसलमान रखें, तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रही थी, ये बताइए। स्टेट ये तो बिना मन ग्रंथ का आरोप है। सुनिए एक बात, मैं आपको भी बता दूं और जो दर्शक देख रहे हैं मैं उनको भी बता दूं, आप लोग इलेक्शन कमीशन के नाम पे, इलेक्शन कमीशन जब आती है तो चार्ज उनके पास रहता है, अधिकारी सारे कर्मचारी और जो मशीनरी होती है वो स्टेट की ही होती है, और उनको ये पता होता है कि चुनाव खत्म हो जाने के बाद हमें ममता के साथ ही रहना है। इसलिए वहां पर ये मत कहिए कि चुनाव आयोग क्या कर रहा था, चुनाव आयोग भी आपके दबाव में था। चुनाव आयोग जो है वहां पर जो लोग काम कर रहे थे उनको पता चुनाव आयोग चुनाव के बाद चला जाएगा, रिपोर्ट हमें फिर सरकार को करना है, ममता बनर्जी के प्रति जिम्मेदारी थी। और इसीलिए सब ये कोई बड़ी बात हो रही है, छोटी सी बात पे आप ये बोल करके आप छुप नहीं सकते ना। आपने जो लिस्ट तैयार की है, जो राज्य चुनाव आयोग ने जो तैयार की है, उसमें सरकार का इन्फ्लुएंस साफ दिखता है। ठीक है, आपका अगर ये आप बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग के बाद मुझे इसी सरकार के अंदर काम करना है, रहना है, तो आप बताइए कि 2024 से एक इलेक्शन नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसके बाद बाई इलेक्शन, दो बाई इलेक्शन हुआ। तो आखिरकार पश्चिम बंगाल की जनता तो पूरी बीजेपी को नकार चुकी है। वही बात तो कह रहे हैं कि जो नकारती दिख रही है वो एक्चुअली नकारा नहीं गया है, बल्कि आपने उसे मैनेज किया है। इसी बात की तो बात हो रही है, इसी बात की तो शिकायत की जा रही है। जो आपको दिख रहा है रिजल्ट, इनफैक्ट वो रिजल्ट है नहीं, रिजल्ट कुछ और है, आप लोगों ने उसे मैनेज किया है। अमितोष पारिक हमारे साथ। अमितोष, अगर मैनेज करने की बात आप बताते हैं तो 2019 में भाजपा 18 सीटें यहाँ पे नहीं जीती। टीएमसी का गुंडा ये इस 5 साल में हुआ है ना। जब आप इस 5 साल में जीत नहीं सके तो आप जीतने के लिए हर एक बार फार्मूला बदलता रहता है। इस बार आपने ये फार्मूला लगाया। वीएचपी प्रवक्ता हमारे साथ है, ये एडवोकेट है, ये चीजों को समझते हैं। फार्मूला हम लोग किसी भी लोगों पे हमारी पार्टी लागू नहीं करती है। ममता बंदोपाध्याय एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले। देखिए, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप कहिए, मैं आपकी बात को दिखा रहा हूँ, और ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बात पे वो कितना यकीन करती है। ठीक है, आज आप एक चीज एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको। ममता बंदोपाध्याय की जो स्वास्थ्य साथी कार्ड की योजना है, ममता बंदोपाध्याय की जो लक्की भंडार योजना है, अब बता दीजिए पर्टिकुलर मुस्लिम को दिया जाता है। वो डिफरेंट चीज है, वो डिफरेंट चीज है, वो तो मैं भी मानता हूँ, योजनाएं सबके लिए होती है, क्योंकि आप वो योजना वैसे ही बना नहीं सकते जो आप किसी को अलग से स्पेशल आप बना दें, लेकिन सामान्य योजनाएं सभी के लिए होती है। उसमें मैं जानता हूँ, यही बात है, जो सबका साथ सबका विकास तो मोदी भी कर रही है, लेकिन वोट उन्हें नहीं मिल रहा बदले में, ये इसी की बात है। ठीक है, बीएचपी के प्रवक्ता है, ठीक है, अंशराय हो गई, अंशराय हमारे पास समय सबके लिए बराबर है, प्लीज। ठीक है, आपकी बात सुनिए। अमितोष क्या कहते हैं, जिस तरीके से आज शुभेंदु अधिकारी ने जो प्रमाण पेश किए हैं, क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं से उनका मताधिकार भी छीना जा रहा है, उन्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है? मुकेश जी, हिंदुओं से उनका अधिकार छीना जा रहा है, इस बात को आज अगर हम कहें कि तथ्य पहली बार हमारे समक्ष आया, तो मुझे लगता है ये हमारी ही नासमझी होगी। जिस तरह से पहले भी आपके माध्यम से डिबेट में हमने कहा था कि बंगाल के अंदर में डेमोग्राफिक कंडीशन जिस तरह से बदला है, और इस भारत में इतिहास रहा है कि जब जब डेमोग्राफिक कंडीशन बदला है, उस जगह की मेजॉरिटी के लोगों ने अपने हिसाब से वोटिंग पोल्स और इलेक्शंस को अफेक्ट करा है। और इसके वजह मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि बंगाल के डेमोग्राफिक कंडीशन बदलने से क्या होता है। फिराद हाकिम वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नेता है, जो एक पाकिस्तान के जनरल न्यूज़पेपर को अपना इंटरव्यू देते हुए कहता है कि लेट मी शो यू मिनी पाकिस्तान, और 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम लेता है, मितबर्ज और खिरदीपुर, वो बंगाल के अंदर में मिनी पाकिस्तान में कन्वर्ट होगा। और एक और बात कहता है कि बहुत ही कम समय के अंदर में हाफ से भी ज्यादा पॉपुलेशन वहां उर्दू बोलनी शुरू कर देगी। हुमायूं कबीर जो टीएमसी का एमएलए है, वो बोलता है कि वी आर 70% एंड 30% हिंदूज, बट शॉर्टली वी विल वॉश 30% हिंदू इन भागीरथी रिवर। तवाह सिद्दीकी ये बोलती कि हमें हिंदुओं के अगेंस्ट लड़ना है। वहां पर विजयदशमी और मोहर्रम में जब एक साथ आता है तो विजयदशमी की परमिशन नहीं मिलती, और इसीलिए 300 हिंदू परिवारों को भी दुर्गा विसर्जन नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि 25% हिंदू जो मुसलमान जो है वो उसको अपोज कर देते हैं। मोहिना मित्रा बोलती है कि हमने माता काली को इंसल्ट करेंगे। वहां पर जिस तरह से टीएमसी के गुण आते हैं, आप देखिए ना दिक्कत क्या हो रही है मुकेश जी। दिक्कत ये हो रही है कि मत अधिकार तो अलग बात हो गई, लेकिन जो मत देता है बीजेपी सपोर्टर, उनके साथ क्या होता है। 3 एग्जांपल आपके सामने देता हूँ। पिंकी बजाज
34 इयर्स की रेप कर दिया जाता है। टीएमसी बिल्कुल, वो तो पहले विधानसभा चुनाव के बाद भी करीब 400 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की वहां पर हत्या हुई थी और उसमें अभी तक जो है निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये सारी चीजें तो हम देखते रहे, लेकिन हमारे साथ अभी मुस्लिम स्कॉलर असगर खान साहब है। मैं असगर खान साहब आपके पास जाना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा जो बात अभी शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, प्रामाणिकता के साथ उन्होंने जो बातें कही हैं, आप अपनी टिप्पणी में जानना चाहते हो कि आपकी क्या राय है इस पे, और जो बात कही जा रही है कि एक खास संप्रदाय के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हिंदुओं को वोट बैंक को पोलिंग बूथ तक पहुंचने से रोका गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मुकेश भाई, अभी चूंकि शुरुआत में आपने जिस वेबसाइट की बात की है, और अच्छी बात है ये अभी बनाया जा रहा है, ये 2 दिन पहले की बात बनाया जा रहा है। मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ आपके चैनल पे। मैं अपनी सोच को उसकी सपोर्ट में रख रहा हूँ जी, कि उसको बनाया जाए और बाकायदा तौर पर उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। लेकिन ये सिर्फ बंगाल के लिए नहीं होना चाहिए, ये पूरी कंट्री के लिए होना चाहिए, सब जगह उसको अप्लाई किया जाए, बिल्कुल होना चाहिए। और लेकिन इसका ध्यान रखा जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो सिर्फ बंगाल पे किया जाएगा। बंगाल पे क्यों करेंगे भाई, पूरी कंट्री पे करिए आप। जहां जहां यूपी में जुल्म हुए, कितनी सोशल मीडिया ने क्या क्या दिखाया है, पुलिस ने कैसे रोकथाम की है मुसलमानों की, उनको जाने नहीं दिया। असगर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके ऑडियो में कुछ बिल्कुल साइलेंट हो गया है, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन फिलहाल अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जब वापस आएंगे तो जो असगर खान साहब जो कह रहे थे उनकी बात को पूरी करेंगे, फिर उसके बाद नाजिया के पास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि बंगाल में हिंदुओं से मताधिकार उनका छीन लिया जा रहा है, वोट करने नहीं दिया जा रहा है, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है वहाँ पे और गणतंत्र की हत्या हो रही है। हमारे साथ 4 मेहमान हैं, चारों मेहमानों के पास वापस चलेंगे। असगर खान साहब कुछ बोल रहे थे, बीच में ऑडियो आपका डिस्टर्ब हो गया था। असगर खान साहब, अगर आपको आवाज़ मिल रही है तो एक बार अपनी बात पूरी करें। जी, आवाज़ मिल रही है? जी। आपको भी अगर मेरी आवाज़ मिल रही है तो मिल रही है। मैं यही कहना चाह रहा था कि चूंकि जिस वेबसाइट की बात कर रहे हैं मैं उसका वेलकम करता हूं, और वो सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर वाइस वर्सा वाज आल्सो ट्रू। चूंकि अभी आपने कहा कि साहब बंगाल में ऐसा रहा, वहाँ की स्टेट उनके कब्जे में है और उसमें ऐसा किया गया, बाकी सारी स्टेट किसके कब्जे में है? मुकेश भाई, मैं ये सिर्फ एक बहस का मुद्दा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई हमारी किसी से नाराजगी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बाकी सारी स्टेट, इसका मतलब है कि दूसरी स्टेट में जो वहां ममता बनर्जी कर रही है, दूसरी स्टेट में जहां जिसकी गवर्नमेंट है वो कर रहा है, और ऐसा देखने में भी आया। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये पहली बार ये चलन वहां से शुरू किया गया। आपको याद होगा जब पिछली बार उत्तर प्रदेश पे फारुखाबाद का जिक्र अभी मैंने किया था, फारुखाबाद में जो मरियम थी, मरियम ने वोट जिहाद का ऐलान किया था। बीजेपी के खिलाफ वोट का ऐलान करना है, जिहाद को वोट से जोड़ना, वोट जिहाद करना, ये नहीं, लेकिन मैं नहीं वो तो उन्होंने, मरियम ने, मैंने सुना था वो, उसका मतलब भी थोड़ा मोड़ के पेश किया गया था। अगर हम बंगाल की बात कर रहे हैं, आज हमारा टॉपिक बंगाल है, झूठ कोर्ट में बोलिए ना, न्यूज चैनल पर क्यों झूठ बोल रहे हैं? कोर्ट के अंदर बोलिए ना, बोलने में हम ये सीखते हैं। देखिए, आपकी सामने लाइए दोनों को। नाजिया हमारी बहन है, इसकी बेचारी की मजबूरी है, उनको जो ट्यूशन दी जाती है ये बोलती है। अगर ये नहीं बोलेंगी, क्या मजबूरी है? किसी की कोई मजबूरी नहीं है, फिर वक्ता से हटा दिया जाएगा। अगर ये नहीं बोलेंगी वो बात, तो इनको निकाल दिया जाएगा। हमारे साथ ये ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, हम जो कहेंगे सही कहेंगे। ये अपनी बात बता रही थी, ये 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, खुद ही बोलेंगे, खुद ही सर्टिफाई भी करेंगे उसको कि आप ही सच बोल रहे हैं। जनता पे छोड़ दीजिए ना, आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बात है उसका जवाब तो देना चाहिए। यहाँ पे राय साहब बैठे हैं, राय साहब से पूछिए हिंदू है या मुसलमान है? भाई हिंदू है। जिस स्टेट की आप बात कर रहे हैं, उस स्टेट में मेजॉरिटी में आज भी कौन लोग हैं, हिंदू है या मुसलमान है? तो फिर 2011 की जनगणना के हिसाब से बोल रहे हैं, 2021 की जनगणना अभी आई नहीं है। और जैसा कि अभी अमितोष जो बता रहे थे वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है, वो जो डेटा बता रहे हैं। राय साहब क्या कह रहे हैं? आपने राय साहब की बात पूरी नहीं सुनी। राय साहब की बात पूरी सुनी मैंने, राय साहब की बात आपने भी सुनी और जो दर्शक हमारे वो भी सुन रहे हैं। मैंने सुनी। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, आप जिस चीज को लेके आज यहाँ तशरीफ लाए, हम बैठे हैं यहाँ, मैं तो उसका वेलकम कर रहा हूँ। लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ बंगाल में नहीं होना चाहिए, आप वेबसाइट शुरू करिए। और मैं तो चाहता हूँ कि बंगाल के लोगों को कहना चाहिए, राय साहब को भी कहना चाहिए कि पूरी कंट्री में शुरू करिए आप उसको, ताकि कम से कम ये जो सारी चीजें, वेबसाइट तो आज शुरू हुई है, लेकिन अगर आप सुदर्शन न्यूज लगातार देखते होंगे तो हमने उस दौरान भी दिखाया था
डायमंड हार्बर से जब ये खबर आई थी तो सबसे पहले हमने असगर साहब दिखाई थी इस खबर को, लाइव भी लिया था और उन लोगों को भी दिखाया था जो आकर के कह रहे थे कि जो अभिषेक बनर्जी के जो गुंडे हैं वो आकर के हम लोगों को पूरे मोहल्ले में, पूरे कॉलोनी, किसी एक परिवार की बात नहीं थी, पूरी कॉलोनी को उन्होंने कहा था कि आप लोग पोलिंग बूथ पर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। ये इस तरीके की बातें वहां पर होते रही है। अंसराय इसको स्वीकार करे ना करे, इससे सच बदल नहीं जाता। यूपी के 10 शहरों की मैं अभी यहीं बैठ के लिस्ट दे सकता हूँ जहाँ पे यही कार्रवाई ऐसे ही हुआ। आने के बाद कितना धमकाया पुलिस के, आज तक सोशल मीडिया पे हमारे पास भी है। लेकिन बावजूद उसके आपकी कम्युनिटी में 95% वोटिंग हुई है असगर खान साहब, 98% अल्पसंख्यकों ने वोट दिया इतना धमकाने के बाद आपके हिसाब से। तो आप कैसे कहें, आपकी बात तो वैसे ही झूठी हो गई धमकाने के बाद। अरे वोट डालने से किसी को कोई नहीं रोका है, बिल्कुल 95% वोटर जो है वहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मुसलमान है नहीं, मेजॉरिटी में है, मैं आपकी बात को कहना चाह रहा हूँ, मेजॉरिटी में है, लेकिन आप वहां पे इसी दादागिरी के बलबूते पे एमपी और एमएलए दोनों सीटें जीतते हैं। बाकी जगह उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं रोका गया आपको, बिहार में कहीं नहीं रोका गया, कहीं पूरी दुनिया में नहीं रोका गया, लेकिन बंगाल में रोका गया। इसके प्रमाण है, इसके प्रमाण है, इसीलिए मैं ये बिना किसी प्रमाण के मैं कभी प्रोग्राम नहीं करता। इसके प्रमाण है हमारे पास। अमितोष बताएंगे। अमितोष मुकेश जी, एनसीआरबी का डेटा है 2024 का। उस डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 47 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए वहां पर, और ये हुए 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद। निरंतर रूप से बांग्लादेशी इन्फ्लुएंसर 34 साल बंगाल जो है वो लेफ्ट कम्युनिज्म में रहा, और लेफ्ट के बाद उसके बाद ममता बनर्जी ने उसको पिक करा, और जब पिक करा तो वहां पर किस तरह से डेमोग्राफिक कंडीशन चेंज हुआ। इन्फ्लुएंसर्स फॉर बांग्लादेश जो बंगाल के अंदर आके बसे हुए, और हिंदुज्म जिस तरह से वहां पर ग्रोथ कम होती गई, वो डेमोग्राफिक कंडीशन चेंज हो गई। आप देखिए वहां के लोग शरिया कानून लाने की बात करते हैं, जो बोलते हैं गांव-गांव में शरिया कानून आएगा। वहां के टीएमसी के जो लोग हैं वहां पर हिंदुओं को मार देते हैं, घर जला देते हैं, पॉलिटिकल स्कीम का बेनिफिट नहीं देते, और फिर हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा डेटा सब जगह से आना चाहिए। कहां पर हो रहा है? मुझे बात बताइए, यूपी के अंदर में असगर खान साहब बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर में तो कोई माहौल खराब नहीं होता। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने क्या कह दिया कि हम तो रामनवमी की यात्रा भी नहीं होने देंगे, किसी तरह से और भी चीजें नहीं होने देंगे, गुरु गोविंद सिंह की जयंती नहीं निकलने देंगे। वहां तो कोई खतरा नहीं था, नहीं। लेकिन जहां पर बंगाल के अंदर में, जहां पे राम मोहन राय का है, जहां पे बंकिम चंद्र चटर्जी आते हैं, जहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं, उधर से टीएमसी की पूरी पावर जिस तरह से लेफ्ट गुंड्स ने करी है, हिंदू वहां पर प्रताड़ित नहीं। आप देखिए आए दिन वहां पे अब्डक्शन होते हैं, ट्रैफिकिंग हो जाती है, खुलेआम रेप कर दिया जाता है, महिलाओं को वहां पे प्रताड़ित कर दिया जाते हैं। जिस तरह से हमारी बीजेपी की प्रवक्ता बता रही थी, गाँव में शरिया कानून ला दिया जाता है, तो कौन सा हिंदू डरेगा नहीं, कौन सा हिंदू वहां पे प्रोसिक्यूट नहीं होगा। एक और बात, इन सब घटनाओं से पता चलता है कि वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी के टेन्योर में 1990 का कश्मीर बनता जा रहा है। इसे रोकना आवश्यक है, चाहे आप रोके चाहे हम रोके, ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अंश राय क्या जवाब देंगे? अंश आवाज मिल रही है आपको? अंश राय, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या बंगाल को आप लोग दिखाई नहीं दे रहा आपका शोक का उधर पहले, तो मैं इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बंगाल कश्मीर बनता जा रहा है और बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसको सरकार प्रायोजित हिंसा है, सरकार उसे संरक्षण देती है। और सर मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है। बोला मैं वहाँ का शो का कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, किस प्रवक्ता ने क्या बातें बोली है। ठीक है, मैंने तो सवाल पूछा, अब आप कीजिए, मैं आपको बाद में जो है भेज दूंगा लिंक इसका। जी बोलिए क्या पूछ रहे थे? मैंने कहा कि अभी अमितोष जो है वो बोल रहे थे कि बंगाल को कश्मीर बना दिया गया है और वहां पर जिस तरीके से मुसलमान जो है वहां पर हिंसा कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ टीएमसी के संरक्षण में, यानी सरकार के संरक्षण में। जी उनको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल के ऊपर जो इस तरह से इल्जाम लगा के बात बोलते हैं, तो पहले उनको यूपी के हाथरस की घटना को याद करना चाहिए, ठीक है। और पश्चिम बंगाल ममता बंदोपाध्याय 2011 से जब से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है, यहाँ पे रामनवमी में भी जब हम लोगों ने शोभा यात्रा निकालते हैं तो यहाँ के मुस्लिम भाई हम लोग को हिंदू भाई को पानी पिलाते हैं। और जब मुस्लिम भाई को, मेरी बात सुनिए, कल जिस तरह से मुहर्रम, आज मुहर्रम है, तो मुहर्रम जब होती है तो मुस्लिम भाई को हम लोग हिंदू भाई मिलके उस मुहर्रम में शामिल होते हैं। यहाँ पे भाईचारा कानपुर में, समस्तीपुर में, दरभंगा में, नवादा में, कश्मीर में, कहाँ के विजुअल दिखाऊं मैं आपको मुहर्रम के? कहाँ के विजुअल दिखाऊं बताओ? 4 दिन से हम दिखा रहे हैं। आज भी कानपुर में, अमेठी में, नवादा में, दरभंगा में, कश्मीर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जो है हिंदुओं की गाड़ियों को चुन चुन के तोड़ा गया, हिंदू के परिवार में जाकर के उनके से मारपीट की गई, घरों पे पत्थर फेंके गए।
अब क्या बात कर रहे हैं अंशु? आप जो है आप भी हिंदू ही हैं। आप अदर स्टेट का बात कर रहे हैं तो बीजेपी वाले भी आप भी तो हाथ तरफ चले जा रहे हैं, आप भी तो दूसरे स्टेट चले जा रहे हैं ना। मुहर्रम में हिंदू भाई कोई पत्थर फेंके हैं, या फिर हम लोग जब रामनवमी पे बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले आपने 2022 की घटना बताता हूं, सावन के कांवरियों पे आपकी पुलिस ने लाठीचार्ज किया था कि नहीं किया था? कि नहीं किया था बताओ? जी नहीं, विजुअल्स दिखाए हैं। नहीं, हमने विजुअल्स दिखाए यहाँ पर, आज भी सोशल मीडिया पे विजुअल उसके अवेलेबल है। आप ना कह देने से चीजें बदल नहीं जाएगी। नाजिया है हमारे साथ, नाजिया बताएंगी। नाजिया, वहां पर क्या होता है जरा बताएं, जरा बताएं। नहीं ठीक है, आपने बताया बंगाल की, नाजिया भी बंगाल की ही है, नाजिया बताएंगी ना। नाजिया बताएं जरा। বাংলায় বলবো তারপরে বুঝতে পারবেন। কোনো অসুবিধা নেই, বলো না। आप हिंदी में ही बोलिए, हमारे दर्शक जो हैं वो हिंदी ही समझते हैं। नाजिया नहीं, इनको पुष्टिकरण कर रही थी कि बंगला बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि अभी 2 दिन पहले कुलतुली डिस्ट्रिक्ट साउथ 24 परगना सद्दाम सरदार, एक सद्दाम हुसैन था, और एक पश्चिम बंगाल में साउथ 24 परगना में सद्दाम सरदार मिला है, जिसके घर में बेडरूम में बेड था, और बेड के नीचे एक सुरंग था, जो सुरंग सीधा बांग्लादेश जाता था, सीधा बांग्लादेश। और वो मुसलमान महिलाओं को लेकर के सोना और गोल्ड और घुसपैठिया का व्यापार करता था। अब ये बोलेंगे कि ये झूठ है, ये झूठ है। आज तक सारे न्यूज पर यही पश्चिम बंगाल में चल रहा है। अब मैं आपको एक प्रमाण देना चाहती हूँ कि टीएमसी के नेता मंत्री कितने बड़े चोर उचक्के लफंगे हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको जो शिवपुर की घटना, अभी मैं बोल रही हूँ नाजिया जी, अंशरा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। अंशरा, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आ जाऊंगा, मैंने नहीं बोला, मैं आ जाऊंगा अंशरा, आप बारी बारी से जी। ये है टीएमसी की एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नुसरत रूही जहान जैन, अब एक्स मेंबर हो चुकी हैं, लेकिन ब्लू बत्ती लेकर के अंबानी की शादी में जा रही हैं, एयरपोर्ट पर उतर रही हैं ब्लू बत्ती लेकर के। इनके अंशरा, मैं आ जाऊंगा आपके पास भी आ जाऊंगा, प्लीज चुप हो जाओ। पश्चिम बंगाल में एज पर डेटा सर, एज पर डेटा, मैं मानती हूँ, मैं खुद मुसलमान हूँ, ये तो नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन जो टीएमसी का प्रवक्ता है मैं नमाज पढ़ती हूँ। पश्चिम बंगाल में एज पर डेटा 18-19% मुसलमान हैं, लेकिन जो बिहाइंड द कर्टन घुसपैठिया डेटा है वो किसी के सामने नहीं आ रहा है। और पश्चिम बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी खुद 2012 में, 2012, 2011, 2010, 2008, 9 में आप चले जाइए, एक समय था जब वो पार्लियामेंट में स्पीकर के मुंह पर पर्चा फेंका करती थी कि घुसपैठिया भगाओ, घुसपैठिया भगाओ। और आज श्रीमती ममता बनर्जी हैं जो कहती हैं कि एनआरसी सीए करते देवो ना, मतलब करने नहीं देंगे। क्या बात है ममता बनर्जी साहिबा, क्या वो ये सारे मुसलमान घुसपैठिया आपके पॉकेट वोट हो चुके हैं? पश्चिम बंगाल में थूक जिहाद, पश्चिम बंगाल में वोट जिहाद, पश्चिम बंगाल में रेप जिहाद, पश्चिम बंगाल में गला रेतो जिहाद, पश्चिम बंगाल में रेप करो जिहाद, पश्चिम बंगाल में मर्डर करो जिहाद, पश्चिम बंगाल में स्कैम करो जिहाद, पश्चिम बंगाल में हिंदू मारो जिहाद, पश्चिम बंगाल में राम भक्तों को मलाइन करो जिहाद। ये सब हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। जिहाद तो ऐसा हो रहा है। एक ऐसा स्टेट है, पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसकी मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय के नेतृत्व में हर एक शख्स जो गलती करता है, जो आप जिस तरह से आप भाषा यूज कर रही हैं, अगर कोई गलत किसी का उपयोग करता है तो ममता बनर्जी के नेतृत्व में उस लड़की को अरेस्ट किया जाता है। यहाँ का प्रशासन अरेस्ट करती है, लेकिन आपकी वो उत्तर प्रदेश हाथरस में क्या हुई आप बताइए, आपके स्टेट में क्या हुई? अब अंशरा, अब आप जा रहे हैं स्टेट से बाहर, आप बंगाल की बात कीजिए ना। तो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर गलत करते तो ममता बंदोपाध्याय की प्रशासन उसे अरेस्ट करती है। बनर्जी वो महिला है तो लेकिन आपने हाथरस की घटना देखी है, ऐसे यूपी में तो रायगंज के मामले पे अंशरा, रायगंज के मामले पे शुभेंदु अधिकारी जी ने जो तथ्य दिए हैं उस पर सरकार कुछ कर रही है क्या? उसकी जांच करवाएगी उसकी? देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी जो बोल रहे हैं, ठीक है ना, उनकी खुद की मानसिक कभी ठीक नहीं है, क्योंकि जैसी 18 सीट से वो 12 आए हैं, उस समय से उनकी ठीक नहीं है। और उसके बाद जितने भी चुनाव जा रहे हैं, भाजपा का जो गिरता हुआ ग्राफ पश्चिम बंगाल में है, और उनको पता है,
उनको ये पता है कि पश्चिम बंगाल के जनता हाँ। नकार नहीं, पूरी नकार चुकी है भाजपा को। आऊंगा इसलिए आऊंगा उनको मैं आपके जब साथ समझ में आता है। नाजिया, मैं आ आप रहा हूं कुछ दिन आपके पहले आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो उन्होंने बोला था, याद है? हमारे पार्टी के सेनापति वसीम बंदोपाध्याय ने उस को वापिस पहले इश्यू किए थे उनके एक ब्लॉक मंडल अध्यक्ष के द्वारा। किस तरह से वहां का महिलाओं को भड़काया गया था, वहां को महिलाओं में अफवाह फैलाया गया था, किस तरह से। उस वीडियो के आने के बाद में अगर शुभेंदु अधिकारी की सच्चाई होती तो उस वीडियो पे अपना छोड़िए उस वीडियो की बात के, इन्होंने बड़ा गंभीर आरोप सरकार पे लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सारे अधिकारी पोलिंग बूथ से लेकर के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तक है सभी एक ही समुदाय से ला करके आपने भर दिए, तो सरकार को कुछ तो जवाब देना चाहिए ना। उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है, तो आप इसका मतलब आप इंडोर्स कर रहे हैं, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ सही में ऐसा किया था आपने। क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उनको खुद को भी दिमागी स्थिरता सही नहीं है, बोलना नहीं चाह रहे। उन्होंने तो लिख करके पोस्ट किया है, आप बोलने पे मत जाइए ना। उन्होंने लिख करके पोस्ट किया है, उन्होंने शिकायत लिखित दी है, तो उस पर सरकार पोस्टिंग करते हैं सोशल मीडिया पे इस तरह से ना, बहुत पोस्टिंग करते हैं। कभी कोई वीडियो छोड़ते हैं, कभी कोई अपने मंडल अध्यक्ष के द्वारा छोड़ा जाता है, लेकिन उसकी जब सच्चाई आती है सामने तो फिर वापस वो बैकफुट पे चले जाते हैं। उन्होंने राज्यपाल से शिकायत की है, उन्होंने राज्यपाल से लिखित शिकायत भी की है, और राज्यपाल संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो अगर जांच कराएंगे तो आपकी सरकार के, क्योंकि जांच तो आपकी सरकार को ही करना है। वो तो बात सुनिए, आपको एक पता है कि जब वो एक विरोधी दल के नेता हैं, इतनी बड़ी पार्टी के बीजेपी के, वो महिलाओं से अभद्र व्यवहार कर सकते हैं, तो फिर अब बताइए कहीं सोशल मीडिया पे वो क्या नहीं लिख सकते हैं। आपने तो कुछ दिन पहले घटना देखे थे, मैंने तो नहीं देखा था और किसी महिला ने कोई शिकायत भी नहीं की है। पता नहीं आप लोग को खबर कहां से लग जाती है। न्यूज में आई थी और किसी महिला ने शिकायत नहीं की। अगर शिकायत होती अगर तो उस तरीके की बातें होती। ठीक है, नाजिया इलाही कुछ बोल रही है। ठीक है नाजिया। इन्होंने महिलाओं पे अभद्र के बारे में बात कहा है, तो मैं इनको याद दिला दूं कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जो शिक्षा मंत्री हमारे पार्थो चैटर्जी, उनके घर से ही सेक्स टॉय मिला था जनाब, उनके घर से ही सेक्स टॉय मिला था और 5 उनकी गर्लफ्रेंड थी। ये कोर्ट में साबित हुआ है। लेट मी कंप्लीट, एकदम मुंह बंद रखना। अब आती है दूसरी बात कि जावेद अहमद खान जो टीएमसी के बहुत लाडले मंत्री हैं ममता बनर्जी के, उन्होंने मुझे प्रोस्टिट्यूट बोला है लिखित रूप में। मेरे पास वो लिखित पेपर है। अभी कुछ दिन कल की बात है कि बीएसपी के यहाँ पर स्पोक पर्सन बैठे हुए हैं, वो वकील भी हैं पेशे से, फिरहाद हकीम जो अंशरा मैं आपके पास आ जाऊंगा, हमारे पास समय की कमी है, मैं आ जाऊंगा आपके पास, आपसे ले लूंगा जवाब। जी, जब हिंदुओं को दुर्भाग्य बताया और मुसलमानों को इस्लाम में जन्म होने से सौभाग्य बताया, उसका प्रदर्शन जब संविधान के हिसाब से जब वीएचपी के लोग कर रहे थे, तो वीएचपी के हमारे बच्चे जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से अरेस्ट हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो अभद्र और अश्लीलता ना करता हो। मदन मित्रा को देखिए, पट्टे पर लड़की, कंधे पर औरत, सिर पे औरत, गोद में औरत लेकर के बैठा रहता है इनका मदन मित्रा। अब आती है ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट अंशराय के पास जाऊंगा, जवाब देना है 10 सेकंड केवल आपके पास। जी मुकेश जी, कुल मिला के बात यह है मुकेश जी, डिबेट का अंत तो यहाँ पर भी खत्म नहीं होगा जब तक हिंदू ये नहीं समझेगा कि वहां पर किस तरह से हिंदुओं को यूज करा जा रहा है, प्रताड़ित करा जा रहा है या भगाया जा रहा है। और उन्हीं की तरफ से एक कांग्रेस या किसी भी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता यहाँ बैठ के ये डिनाई करते रहेंगे। मुझे लगता है कि बंगाल की स्थिति बदल चुकी है। जब बंगाल भारत का था, जो बंगाल बांग्लादेश के अंदर में ज्यादा फैलता जा रहा है, जो बंगाल ईस्ट पाकिस्तान को रिफ्लेक्ट करता था, आज मुझे लगता है प्रेजेंट सिनेरियो ममता बनर्जी में ईस्ट पाकिस्तान बंगाल बन चुका है। बिल्कुल, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए नाजिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अंसराय आपका, मितोष पारिक आपका, और असगर खान साहब जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, अपनी महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया, और बंगाल में हिंदुओं से छिन गया है उसका मताधिकार, इस पर आज हम चर्चा कर रहे थे। और जो तथ्य इस बात को साबित करने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने जो तथ्य पेश किए हैं वो काफ़ी गंभीर है, और ममता सरकार को चाहिए कि उसकी जांच करवाए। और क्योंकि इसमें सरकारी अधिकारियों के नाम लिए गए हैं और साफ तौर पे सरकार पे आरोप लगाया गया है कि पोलिंग बूथ एजेंट से लेकर के प्रिजाइडिंग ऑफिसर तक एक ही समुदाय यानी मुसलमान को भड़ा गया था ताकि हिंदुओं को वोट देने से रोका जा सके। और ऐसे इंसिडेंट्स जो है वो बार बार सामने आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बंगाल में हिंदुओं को मताधिकार भी अब नहीं मिलने वाला। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।